हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो नेक्स्ट पेपर है आपका साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो इस क्लास में ये आपके लिए अमेजिंग क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं पूरी जो किताब है आपकी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य उसको फुल रिवाइज करा देंगे इसमें। ठीक है, आपको और अकॉर्डिंग टू यूनिट, जिस हिसाब से आपकी यूनिट है, जिस अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स हैं, उसी हिसाब से हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, और डियर फ्रेंड, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत लाइन लगी है, व्हाट्सएप और ये यूट्यूब बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके कि सर पेपर आपका पढ़ाया हुआ आया, बहुत अच्छा पेपर आया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। तो थैंक गॉड, भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी थैंक यू। और मतलब एक टीचर की मेहनत तभी सफल हो पाती है जब स्टूडेंट्स कुछ अच्छा कर पाते हैं, और मतलब जितना कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया आपको एग्जाम में उससे हेल्प मिली तभी मेरी मेहनत सफल हुई। अगर नहीं मिलता तो मैं कितना निराश होता और आप भी कितना निराश होते, दुखी होते हैं ना। तो अच्छी बात है, भगवान को भी थैंक यू, आपको भी थैंक यू। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और आज की इस क्लास में से भी आपको भगवान की कृपा रहेगी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में। बस आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें पहले हम लोग जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है वो सब क्लियर करेंगे, और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, बच्चे जब जन्म लेता है उसका वजन कितना होता है, हर एक चीज़ को माइन्यूटली जो है बहुत डीपली क्लियर करेंगे हम लोग, क्योंकि फुल रिविजन इसमें मैं करा दूंगा। उसके बाद अगर कुछ रहता है तो वो भी कंप्लीट करा देंगे, पहले ये क्लास कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आपके अधिगम के नियम, अधिगम आ गया, अधिगम के बाद आपकी अभिप्रेरणा आ जाएगी, अभिप्रेरणा के बाद आपका अधिगम का स्थानांतरण आ जाएगा, है ना। A to Z रिवाइज करेंगे, ओके। और उसको रिवाइज करने के बाद फिर लास्ट में ये 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन भी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले जो 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक क्लास की थी जिसमें हम लोगों ने साइकोलॉजी की हिस्ट्री जानी थी। ठीक है, कि उसको मन का विज्ञान किसने कहा है, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, इस प्रकार से। चलो उसको थोड़ा रिवाइज मार लेते हैं एक बार। देखिए, तो ये हमने 2-3 दिन पहले हमने क्लास दी थी तो उसमें मैंने बताया हुआ था। चलो एक बार इसको रिवाइज मार लेते हैं। जो मनोविज्ञान है यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पहले माना जाता था। ठीक है, उसके बाद मनोविज्ञान माना जाता था। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार यूनानी यानी कि ग्रीक और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के हुई है। एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा आप लोग बस फोकस कीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िए। दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना जाता था। इसकी उत्पत्ति गैरेट के अकॉर्डिंग यूनानी यानी कि ग्रीक और लैटिन भाषा के दो शब्दों से साइकी प्लस लोगो से मिलकर के हुई है। किसकी? साइकोलॉजी की उत्पत्ति। अब इसमें जो साइकोलॉजी है, इसमें ये जो साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। इन दो शब्दों से मिलकर के बना हमारा साइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं आत्मा का विज्ञान। ठीक है, चलिए, मनोविज्ञान शब्द दिया किसने है? अगर पूछ ले कि जो मनोविज्ञान शब्द है वो किसने दिया, अगर पेपर में आ जाए कल के मनोविज्ञान शब्द किसने दिया, तो रूडोल्फ गोल्कॉय ने दिया है। कब दिया है? 1590 में। या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मनोविज्ञान शब्द के जनक, देखिए मनोविज्ञान के जनक अलग हैं, मनोविज्ञान शब्द के जनक अलग हैं। ओके, तो मनोविज्ञान शब्द किसने दिया? रूडोल्फ गोल्कॉय ने, या मनोविज्ञान शब्द के जन्मदाता रूडोल्फ गोल्कॉय है, 1590 में उन्होंने दिया था। 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। ठीक है, 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने प्रयास किया कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र में ही मिला हुआ है, इसको अलग करते हैं। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति देखिए, एक बार समझा देते हैं आपको। 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मान करके सबसे पहले प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा तो गया, लेकिन वो 16वीं शताब्दी की बात थी डियर फ्रेंड। कब की बात थी? 16वीं शताब्दी की बात थी। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा फिर बाद में अमान्य भी हो गई। अब देखिए, आत्मा का अध्ययन मनोवैज्ञानिक ढंग से कर पाना संभव नहीं था, इसलिए यह परिभाषा अमान्य हो गई। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलोजी और उनके सहयोगी थॉसर्ड रीड ने 17वीं शताब्दी में मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया कि यह मन का विज्ञान है। कब की बात है? 17वीं शताब्दी में पोम्पोलोजी और उसके सहयोगी ने, थॉसर्ड रीड ने मन का विज्ञान कहा इसको। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, और वहीं पर 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ये लोग आत्मा का विज्ञान कह रहे थे। 17वीं शताब्दी में इसको मन का विज्ञान कहा गया।
18वीं तक चला। उसके बाद 19वीं शताब्दी आई। 19वीं में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली टिचनर, इन लोगों ने इसको चेतना का विज्ञान कह दिया। 16वीं में आत्मा का विज्ञान कहा गया। 17वीं शताब्दी में जो है कि मन का विज्ञान कहा गया। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया। किसने कहा? जेम्स ली टिचनर ने कहा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, जो हम लोग आज मान रहे हैं और चल रहा है। जेबी वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। जेबी वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, इन लोगों ने मनोविज्ञान को क्या माना है? व्यवहार का विज्ञान माना है। व्यवहारवाद के संदर्भ में जेबी वॉटसन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए उन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन है। अब ये पॉइंट्स देखिए डियर फ्रेंड, आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। ये लोग कहते हैं जो मनोविज्ञान है वह आत्मा का विज्ञान है। कुछ लोग मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पैम्पोलोजी ने कहा, और इनके जो सहयोगी थे इन दोनों ने मिलकर इसको मस्तिष्क का विज्ञान कहा। यहाँ बात 16वीं शताब्दी की हो रही थी, यहाँ बात 17वीं शताब्दी की हो रही थी, यहाँ 19वीं शताब्दी में पहुंच गए थे और इन्होंने 20वीं शताब्दी में कहा। तो 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया विलियम वुंट के द्वारा, जेम्स विलियम टिचनर के द्वारा, और लास्ट में 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जेबी वॉटसन ने कहा। वॉटसन कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। तो ये जो बात है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हमेशा याद रखना कि कब कब मनोविज्ञान का जो अर्थ था वो बदला और किस रूप में किसने इसको जाना। ठीक है, तो इतना रिवीजन हो गया आपका। आपने एक बार रिवाइज कर लिया कि मनोविज्ञान जो है कि कब उसका क्या अर्थ था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आगे। देखिए विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? विकास की 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ओके, अब जो शैशवावस्था है इसकी बात कर लेते हैं। आपकी शैशवावस्था देखिए, शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से 0 से 5 वर्ष तक ही मानी जाती है। जो शैशवावस्था है वह 0 से 5 वर्ष तक मानी जाती है, कहीं कि आपको 6 वर्ष भी मिल जाएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो 5 बताया था या 6 बताया था, एक साल इधर उधर आपको मिल सकता है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है, जिसमें जो पूर्व बाल्यावस्था है वह 6 से 9 वर्ष तक चलती है, और उसी में जो उत्तर बाल्यावस्था है यह 10 से 12 वर्ष तक चलती है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना, इसमें से क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था क्या कही जाती है, या 10 से 12 वर्ष तक के बालक किसके अंतर्गत आते हैं? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष तक होती है, जिसमें पूर्व किशोरावस्था अगर आएगी तो 12 से 16 वर्ष तक मानी जाएगी। उत्तर किशोरावस्था आएगी तो वह 16 से 18 वर्ष तक मानी जाएगी। बाल्यावस्था के 2 पार्ट, 6 से 9, 10 से 12, पूर्व उत्तर। किशोरावस्था के 2 पार्ट, जैसे किशोरावस्था तो डायरेक्ट अगर पूछ ले किशोरावस्था तो 12 से 18, बाल्यावस्था तो 6 से 12, अगर कहीं इसके अंदर पूछ ले तो 12 से 16 वर्ष तक होती है पूर्व किशोरावस्था और 16 से 18 होती है उत्तर किशोरावस्था। और भैया 18 से ऊपर आप चले जाएंगे तो फिर आपकी प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है, जैसा कि हम लोग मोस्टली प्रौढ़ावस्था में ही आते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है, इनको जान लेते हैं। जो शैशवावस्था है यह सीखने का आदर्श काल है। ये छोटी छोटी लाइनें बड़ी खतरनाक होती हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है? तो ऐसा वैलेंटाइन कहते हैं। वैलेंटाइन ने कहा है जो शैशवावस्था है वह सीखने का आदर्श काल है। 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक अक्सर अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहता है। ये बात थॉर्नडाइक ने कही है। किसने कही है? थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 साल की आयु का जो बालक होता है वो अक्सर अर्ध स्वप्नावस्था में रहता है। व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, ऐसा फ्रॉइड कहते हैं। व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसने कहा है? फ्रॉइड ने कहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी करने हैं। शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। किसने कही ये बात? वॉटसन ने कही है। वॉटसन कहते हैं कि बाकी जो अवस्थाएं हैं उनकी कंपैरिजन में जो शैशवावस्था है वहाँ पे बालक जल्दी सीखता है, वहाँ पे बालक का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। बात सही है कि हम लोग
छोटा बालक होता है ना, वो कितनी जल्दी शैशवावस्था में कितनी जल्दी बड़ा होता चला जाता है, उसका शरीर डेवलप होता चला जाता है और फिर एक अवस्था के बाद रुक जाता है। तो यहाँ पे सीखने की गति बालक बहुत जल्दी सीख जाता है और विकास इन सब में क्या होता है, तीव्रता होती है। और ये बात वाटसन ने कही है, इस बात को लाइनें ध्यान रखिएगा किसने कौन सी कही है। शैशवावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है? शैशवावस्था को खिलौनों की आयु भी कहा गया है। क्वेश्चन में आ जाएगा खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। जो छोटे बच्चे होते हैं देखो कितनी नकल करते हैं, मतलब हर चीज में नकल ही तो करते हैं, है ना। जैसा आप करने लग जाओगे बालक वैसे ही करने लग जाएगा। तो वहां पे शैशवावस्था में बालक अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। जीवन का महत्वपूर्ण काल, शैशवावस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल किसे कहा गया है? शैशवावस्था को। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, यहीं पे बालक के अंदर जो संस्कार हम उसमें डाल देंगे वही संस्कार उसमें पनपते रहेंगे, है ना। तो यहाँ यही वो अवस्था है जिसमें हम बच्चों को अच्छाई बुराई सिखा सकते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। सीखने का आदर्श काल भी शैशवावस्था को माना गया है। तो ये इसके कुछ उपनाम हैं और ये इसलिए दिए हैं क्योंकि पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि जीवन का महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा गया है, सीखने का आदर्श काल किसको कहा गया है, खिलौनों की आयु किसको कहा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी पॉइंट की अगर आप विशेषताएं पढ़ लेते हैं तो आधी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं देख लीजिए। शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता, वह कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता होती है? तो वो है प्यारे बच्चों शैशवावस्था, जहां बालक का शरीर और मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट तीव्र गति से हो रहा होता है। यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, बालक बहुत फास्ट तरीके से चीजें सीख लेता है और दूसरों पर भी निर्भर रहता है। नहाना धोना और अपना डेली रूटीन के जो वर्क हैं, है ना, वॉशरूम वगैरह, इसके लिए छोटा बच्चा है वो दूसरों पर डिपेंड रहता है। इसमें नैतिक गुणों का अभाव होता है ना, वो जो है नैतिक अनैतिक नहीं जानता है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार ही उसकी विशेषता है। तो ये शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये आपको ध्यान से आंसर वहां पे करना पड़ेगा। शारीरिक विकास, देखिए जब बालक जन्म लेता है, जब वो नया न्यू बेबी होता है तो उसका शिशु का वजन कितना होता है? 3 किलो का होता है, ठीक है, 3 किलो का। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता ही, कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम कतई 3 किलो फिक्स है कि 3 ही किलो का होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। 6 माह, लेकिन 6 माह के बाद अगर अच्छी तरीके से बच्चा ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ स्वस्थ है बच्चा, तो 6 महीने में लगभग दुगना हो जाता है वो, ठीक है, 6 महीने में दुगना हो जाता है 6 महीने बाद। और उसका जो मस्तिष्क का वजन होता है बच्चे का, जब वो पैदा होता है तो 300 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 300 ग्राम तक होता है। और जब शैशवावस्था का अंत होता है, 0 से 5 साल की अवस्था होती है, जब बालक 5वें साल तक पहुंच चुका होता है, तब उसका मस्तिष्क का वजन 1 किलो 250 ग्राम 250 ग्राम तक होता है, ठीक है। चलिए, छोटे बच्चे में हड्डियों की संख्या 270 प्लस होती है। कितनी? 270 प्लस। और हम लोग किशोरावस्था में जब वो आ जाते हैं तो 206 हो जाती हैं। हृदय की धड़कन शैशवावस्था में 140 पर मिनट होती है। कितनी तेज होती है? 140। हृदय की धड़कन 140 पर मिनट होती है। कहाँ? शैशवावस्था में। और बाल्यावस्था में 100 जो है प्रति मिनट होती है। किशोरावस्था में धड़कन 72 पर मिनट होती है, ठीक है। चलिए, अब जो बाल्यावस्था है उसके कुछ नाम जान लेते हैं। बाल्यावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है? बाल्यावस्था को आरंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से बालक 6 से 12 साल का बच्चा हो रहा है, तो वो शुरुआत में विद्यालय भी जाना शुरू कर रहा है ना। खेल की अवस्था होती है, यहाँ पे बच्चा ज्यादा से ज्यादा खेलने में बिजी रहता है या खेलता रहता है, उसको खेलना ही अच्छा लगता है, दूसरा कोई काम तो है नहीं उसके पास। समूह या टोली की अवस्था, यानी कि जहां भी देखो बच्चा 4-6 बच्चों के बीच में ही मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे वो समूह और टोली बना लेता है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, यहाँ बच्चा झूठ बहुत जल्दी बोलता है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम। स्फूर्ति की अवस्था, बच्चे में जो है कि बहुत स्फूर्ति होती है,
तार्किक चिंतन की अवस्था, जीवन का अनोखा काल इसी को कहा गया है। ये बहुत पूछता है, जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। और एक ये समूह या टोली की अवस्था भी ज्यादा से ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है, तो ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनके उपनाम दिए गए हैं। रॉस के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा गया है। किसने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा है? तो रॉस ने कहा है। स्ट्रैक के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। आज हम लोग भी देखो, है ना, कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन जब छोटे थे तो क्या क्या नहीं खेला, सारे खेल हम लोगों ने खेले हैं। तो ये क्या है, मतलब 10 साल वर्ष का जो बालक है ऑलमोस्ट जितने भी खेल हैं सभी खेलता है। किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। किसने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है? किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग। बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, शारीरिक और मानसिक विकास में थोड़ी स्थिरता आ जाती है, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा विकास था बालक का वो 0 से 5 वर्ष तक हो गया, फिर अब उसमें 6 से जब 12 का जब बालक हो रहा है तो थोड़ा सा उसमें क्या हो जाता है, जो है धीमापन आ जाता है उसकी शारीरिक और मानसिक विकास में। मानसिक योग्यताओं में थोड़ी वृद्धि हो जाती है और हर चीज को जानने की कोशिश करता है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, ये है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है ना, हर एक चीज को बालक जानने की कोशिश करता है। और बाकी और इसकी विशेषता यह है कि बाल्यावस्था की उम्र ध्यान रखना 6 से 12, भूलना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बालक रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है, उसको जो है रचना करने में अच्छा लगता है, खिलौने को तोड़ेगा फिर जोड़ेगा, है ना। समूह भावना का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास यहाँ पे हो रहा होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, चीजों को इकट्ठा करने की और उसको कलेक्ट करने की उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है। उसकी रुचियों में परिवर्तन बड़ी जल्दी आता है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, है ना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट बदलता रहता है। ये जो आयु होती है बाल्यावस्था की, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इस आयु में जो बालिकाएं होती हैं वो बालक से सर्वाधिक लंबी होती हैं। जो बालिकाएं होती हैं वो बालक से लंबी होती हैं कंपैरिजन में। अब बात आती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किशोरावस्था जो हमारी 12 से 18 वर्ष तक की होती है, अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोलिसियर से बना हुआ है। एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोलिसियर से बना हुआ है। एडोलिसियर का अर्थ होता है प्रजनन या परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्वता का विकसित होना, यह हमारा एडोलिसियर का अर्थ होता है। किशोरावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है? जो किशोरावस्था है यानी कि 12 से 18 साल की जो उम्र है, यहाँ पे बालक को स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल। अत्यंत जटिल अवस्था होती है, उलझन की अवस्था होती है, विद्रोही उम्र होती है। विद्रोही उम्र का मतलब क्या है कि जैसे आपके घर में भी अगर आपके छोटे भाई बहन 12 से 18 के बीच वाले हों, यानी कि जो 16, 17, 18 साल में हो, अगर आप उनके अपोजिट कोई काम करो, या जैसे अगर वो कहीं जा रहे हो, कहीं निकल रहे हो और तुम उनसे कह दो कहाँ जा रहे हो, तो तुरंत लड़ने को तैयार हो जाते हैं। या घर में कह दो मम्मी ये वहां जा रहा है, पापा ये वहां जा रहा है, तुरंत विद्रोह की भावना, तुरंत मारपीट शुरू। तो यहाँ पे किशोरावस्था में बालक विद्रोही रहता है, मतलब वो पूरी फ्रीडम चाहता है, उसे कोई रोके टोके नहीं, जो वो करे उसे करने दो तो वो खुश रहता है। उसके मन का काम नहीं हुआ तो तुरंत तोड़फोड़ शुरू है। यहाँ पे संघर्ष की अवस्था होती है, बालक सबसे संघर्ष कर रहा होता है मोस्टली। स्टेनले हॉल ने बहुत ही अच्छी बात कही है किशोरावस्था के बारे में। 12 से 18 के बीच में जो बच्चा होता है उसके लिए कहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। ये लाइन हमेशा, ये ऐसी इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन है, आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो ये लाइन बहुत जो है आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो इसको याद रखिएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ऐसा कहने वाले कौन हैं? स्टेनले हॉल हैं। अधिगम या सीखना, लर्निंग, अधिगम हो सीखना, लर्निंग एक ही बात है। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो एग्जाम से बच करके नहीं जाती हैं, हो सकता है आपको देखने को मिले। पहली परिभाषा है गेट्स और अन्य के अकॉर्डिंग, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, प्रशिक्षण के माध्यम से अपना जो व्यवहार है उसमें जो आप चेंजिंग लेकर के आते हैं वही अधिगम है, ऐसा गेट्स कहते हैं। स्किनर ने कहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है।
सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा स्किनर कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो ने यह बात कही है। अब देखिए आगे है सीखने के नियम कुछ दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सीखने के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। प्रारंभ में उन्होंने सीखने के केवल 3 नियमों का ही प्रतिपादन किया जिन्हें सीखने के मुख्य नियम कहते हैं। शुरुआत में थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। इस क्लास में नहीं मिलेंगे तो नेक्स्ट जो मैं क्लास अभी कराऊंगा 2-3 घंटे बाद उसमें मिलेंगे। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक के द्वारा मुख्य नियम है। सीखने के मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके बाद सीखने के अन्य 5 नियम का प्रतिपादन और किया गया जिन्हें सीखने के गौण नियम कहा गया। कौन कौन से थे वो गौण नियम? अक्सर क्वेश्चन पता कैसे आता है कि 3 नियम तो वो दे देंगे, एक यहां से डाल देंगे, 4 ऑप्शन हो जाएंगे, फिर कहेगा कि इसमें से सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है। तो ये अगर 5 आपको याद होंगे तो आप खटाक से आंसर लगा देंगे कि ये वाला इसमें से सीखने का मुख्य नहीं है क्योंकि ये तो गौण होगा। लेकिन अगर ये याद नहीं होंगे तो कैसे आप ढूंढ पाएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है? अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृशीकरण का नियम, साचार्य परिवर्तन का नियम, ये 5 नियम हैं। ये आपके सीखने के गौण नियम हैं। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में आ जाए जिसमें आपको ये तीनों नियम दिए हों और पूछ ले कि इसमें से सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है, तो अगर आपको ये तीनों याद हैं तो चौथा आंखें मीच के, आंखें बंद करके उसको टिक कर देना। भाई 3 तो ये हो ही गए मुख्य, चौथा जो आ जाएगा उसको टिक कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, देखिए। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसके प्रतिपादन पावलोव ने किया था। इसके प्रतिपादक कौन है? पावलोव। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अब देखिए कंफ्यूजन देखिए, यहाँ पे सिद्धांत वही है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, लेकिन इसके दूसरे भी नाम हैं। ये आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने किया। अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने किया। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने किया। संबद्ध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने किया। सहज क्रिया द्वारा सीखना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने किया। अब देखो यहाँ पे सिद्धांत एक है, नाम अनेक हैं। कितने सारे नाम हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो है ये एक ही सिद्धांत के अनेक नाम है, पावलोव के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। थॉर्नडाइक का सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कोहलर के सिद्धांत का नाम है सूझ का सिद्धांत, इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर के सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। इनको अभी कहीं एक पन्ने पर लिख लो भैया तुरंत, ठीक है, और भूलना नहीं। अब इस चीज को ध्यान रख कैसे रखना है। पावलोव का प्रयोग कुत्ता, थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली, कोहलर का प्रयोग बंदर, ठीक है। इनके नाम थॉर्नडाइक प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, कोहलर सूझ का सिद्धांत, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, पावलोव ने कुत्ते को पाल रखा था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पाली थी, कोहलर ने बंदर पाला था और स्किनर ने चूहे पाले थे, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे भी आप रख सकते हो, बस याद रखिए। नेक्स्ट वन, अभी प्रेरणा की बात कर लेते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। लैटिन भाषा मोटम या मूवर से बना हुआ है मोटिवेशन, जिसका ये जो मोटम या मूवर्स है इसका मतलब होता है गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। परिभाषा देखिए, अभिप्रेरणा वे सभी कारक हैं जो प्राणी के शरीर को कार्य करने के लिए गति प्रदान करते हैं। ओके, चलिए स्किनर के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। सोरेनसन कहते हैं अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा गया है। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है? सोरेनसन ने कहा है। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने
और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की एक प्रक्रिया है। वहीं मैकडूगल कहते हैं अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो डिफरेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसकी, इसको आप याद रखेंगे। अब बात आती है साधारण तौर पर अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात होती है, दूसरी अर्जित होती है। जन्मजात में आपकी भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग आदि ये चीजें हमें जन्म से ही हमारे साथ मिलती हैं, इसको हम अर्जित नहीं कर सकते। आप आने के बाद पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पुरस्कार ये सब अर्जित करते हैं, तो ये अर्जित में आ जाएगा। अब अधिगम स्थानांतरण की बात करेंगे। देखिए अधिगम स्थानांतरण यानी कि लर्निंग ट्रांसफर, ये मैंने अलग से भी खूब समझाया हुआ है अच्छे तरीके से, अगर आपने समझा होगा तो। चलिए देखिए, किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में प्रयोग होना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि कोई काम आपने जो पहले सीख लिया, आप जब आप दूसरा काम करने जा रहे हैं तो वो पहले सीखा हुआ स्किल, कौशल आपको दूसरे काम में हेल्प कर रहा है, तो ये आपका लर्निंग ट्रांसफर हो जाएगा, अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। स्थानांतरण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। अगर मुख्य रूप से स्थानांतरण के प्रकार पूछ ले तो दो ही लिखना, कौन कौन से, धनात्मक और ऋणात्मक। बाकी और भी आपके बाकी 6 दिए गए हैं, मैं भी आपको समझाता हूं। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि ऐसे पूछ सकता है कि एक पक्षीय स्थानांतरण की क्या जो है कि कोई भी एक टॉपिक दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा स्थानांतरण है, तो अगर आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे। मुख्य रूप से पूछ ले तो दो, धनात्मक और ऋणात्मक। चलिए सभी को समझाते हैं आपको। जब किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान को सीखने में सहायक होता है तो इसे क्या कहते हैं, धनात्मक या सकारात्मक, धनात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। और ऋणात्मक कब होता है, जब पूर्व अर्जित यानी कि पहले से आपने कुछ सीखा, कुछ ज्ञान प्राप्त किया, कोई स्किल सीखी, फिर आप नया ज्ञान सीख रहे हो, ठीक है, तो वो उसमें बाधा उत्पन्न करे, ये ऋणात्मक होता है। जैसे आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हो, बेटा पढ़ो BUT बट, बच्चे ने BUT बट पढ़ करके सीख लिया खूब अच्छे तरीके से, फिर आपने नेक्स्ट डे आप क्लास में आए, आपने कहा बेटा पढ़ो PUT पुट, बच्चा खड़ा हो गया, सर कल आपने BUT बट बताया था, आज आप PUT पुट बता रहे हो, इसको पट क्यों नहीं कह रहे हो, है ना, जब ये बट है तो ये पट होना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम बच्चे को क्रिएट हो रही है यही ऋणात्मक स्थानांतरण है। उसने पहले इसका प्रोनाउंसिएशन बट सीख लिया और आज वो इसको पुट कह रहा है, जबकि दोनों में यू का जो है इसमें यूज है, तो इस प्रकार से ऋणात्मक हो जाएगा। आपने पहले कुछ सीख लिया और अब वो आपको नया काम सीखने में दिक्कत दे रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्षैतिज स्थानांतरण वहां होता है जैसे जब किसी एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान के सीखने में सहायक होता है। अगर आपने अगर कुछ भी सीखा है, वो कक्षा 10 में आपने कुछ पढ़ा है, मान लीजिए जैसे कक्षा 10 में सीखे हुए गणित के ज्ञान और स्किल का कक्षा 10 के ही साइंस में अगर उसको आप यूज कर पाएं तो क्षैतिज होगा। यानी कि अगर आपने कक्षा 10 की जो मैथ्स है, ठीक है, उसके सवाल आपने लगाने सीख लिए, उसमें जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो कक्षा 10 के ही साइंस में भी वही लगे, ठीक है, आपको काम आए, तो ये क्षैतिज स्थानांतरण होगा। ऐसा नहीं कि आपने कक्षा 10 में सीख लिया अब वही आप कक्षा 11 में यूज कर रहे हैं, तो ये क्षैतिज नहीं कहलाएगा। क्षैतिज का मतलब है एक ही स्तर, एक ही कक्षा 7 में आपने जो पढ़ा वो कक्षा 7 में ही काम आए, 8 में उसका कोई यूज ना रहे, ये क्षैतिज कहलाएगा। लंबात्मक स्थानांतरण वहां होता है कक्षा 8 के ज्ञान का प्रयोग 9-10 में भी हो जाए, ठीक है, ये लंबात्मक कहलाएगा। कक्षा 8 तक के व्याकरण, मान लिया आपने ग्रामर पढ़ी, वो अब आपको 9-10 में भी उसका यूज हो रहा है, तो ये लंबात्मक कहलाएगा। एक पक्षीय स्थानांतरण वहां होता है जैसे जब शरीर के किसी एक अंग के द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल उसी अंग द्वारा किसी दूसरे कौशल को सीखने में सहायक होता है, तो इसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे बाएं हाथ से लिखने का कौशल, बाएं हाथ से अब आप कपड़ा भी सिल रहे हैं, बाएं हाथ से लिख भी रहे हैं, एक हाथ से दोनों काम कर रहे हैं, तो ये एक पक्षीय स्थानांतरण कहलाएगा।
द्विपक्षीय में होता है कि दोनों हाथ से लिखने का कौशल। आप एक हाथ से तो लिखते लिखते थे, अब आप दूसरे हाथ से भी आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया और लिखना शुरू किया। अब आप दोनों से लिख लेते हैं, चाहे दाएं से लिख लो चाहे बाएं से लिख लो, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है द्विपक्षीय स्थानांतरण। ठीक है, कई बार बालक इतना जो है माहिर हो जाता है कि भूल ही जाता है कि मैं दाएं से लिख रहा हूं कि बाएं से लिख रहा हूं। तो ये द्विपक्षीय स्थानांतरण हो गया। तो ये स्थानांतरण है, इनको आप ठीक से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है यहां से रिलेटेड। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अधिगम स्थानांतरण के बाद आपका टॉपिक आता है बुद्धि का। ठीक है, चलिए बुद्धि की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा वुडवर्थ कहते हैं। बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा गॉल्टन कहते हैं। कौन कहते हैं? ये बात गॉल्टन ने कही है। एबिंगहॉस बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली एक शक्ति है, ऐसा एबिंगहॉस कहते हैं। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है बुद्धि, ऐसा टर्मन कहते हैं। किसने कहा है? टर्मन ने कहा है। बुद्धि के कुछ सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। एसआई मॉडल सिद्धांत गार्डनर ने दिया। तो डिफरेंट, ये कुछ रिवीजन था। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस इसमें करेंगे, कुछ इससे बाद में जो आ रही है क्लास उसमें करेंगे। ठीक है, और इस क्लास को फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा अपना फोकस कीजिएगा। तो बाकी यहाँ से मेरी पूरी मेहनत है, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, और भगवान की कृपा है दो पेपर में आपको सारे क्वेश्चंस मिले हैं पढ़ाए हुए, इसमें भी मिलेंगे। विश्वास रखिए अपने आप पर। देखिए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाले कौन थे? डब्ल्यू वुंड थे। कौन थे? डब्ल्यू वुंड थे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ये थे हमारे मैक्स वथीमर। गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है उसकी आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वथीमर ने रखी थी। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश, ये कहाँ स्थित है? आपकी इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में स्थित है। जो संबंध स्किनर का चूहों से था, यानी कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर। थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्लियों पर। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। किस पर? वनमानुष पर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरणीय तत्वों में से एक कौन है? तंत्रिका, वृद्धि, आर्थिक स्थिति, शिक्षा। इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा? आर्थिक स्थिति। डियर फ्रेंड, पहले मैंने खूब समझा के पढ़ाया हुआ है, आज इतना डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं? यानी कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अधिक व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अंतर्मुखी, यानी कि जो किसी से मतलब ना रखें, अपने में ज़्यादा मतलब रखते हैं। बहिर्मुखी, जो मिला उसी से हाय हेलो, उसी से बातचीत, 10 मिनट बाद ऐसा लगता है ये हमारे कुछ सगे वाले हैं। या उभयमुखी, जो दोनों में इंक्लूड होता है, या इनमें से सभी। तो ज़्यादातर लोग उभयमुखी होते हैं कि जरूरत पड़े तो सबसे हालचाल ले लिया, नहीं तो अपना चुपचाप अकेले बैठे हैं, तो उभयमुखी ज़्यादा होते हैं। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? पर्सनैलिटी शब्द हमारा अंग्रेजी भाषा का मूल शब्द है। पर्सनैलिटी से हमारा क्या बनता है? पर्सनैलिटी को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व। पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? खिलौना, घड़ा, मुखौटा, कोई नहीं। तो जो पर्सोना शब्द है इसका मतलब होता है मुखौटा। पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? मुखौटा, जो हम लोग मुंह पे लगाते हैं, जिसको मास्क भी बोल सकते हैं। किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को दो यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में बांटा है? कौन है वो? वो है युंग। युंग ने ही बताया कि व्यक्ति अंतर्मुखी भी होता है, बहिर्मुखी भी होता है। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता निम्न में से किस व्यक्तित्व प्रारूप में आते हैं? तो ये लोग हमारे बहिर्मुखी में आते हैं। व्यापारी यानी कि जो उसके कस्टमर से भाई वो अगर अच्छे से बात नहीं करेगा, उसको अपना नहीं समझेगा, तो कस्टमर दोबारा उसकी दुकान पे नहीं आएगा। खिलाड़ी में वही होता है। राजनेता, नेता लोग है ना, घर घर जाकर के, या अभिनेता होगा, ये सब बहिर्मुखी होते हैं।
कैसे होते हैं, बहिर्मुखी में आते हैं, सबसे हाई लो रखना पड़ता है। वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, कलाकार किस व्यक्तित्व प्रारूप में आते हैं, तो जो वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, कवि है, ये लोग अपने में मस्त रहते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, ये सब मतलब ये अपने में ही मस्त रहते हैं, तो ये अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो भैया सबसे अधिक प्रभाव अध्यापक का ही पड़ता है विद्यालय में। ठीक है, जैसा अध्यापक होगा बच्चा उसको कॉपी करता है टीचर को। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हमारे वंशानुक्रम और वातावरण है, जिसमें मैंने बताया था 1% आपका वंशानुक्रम होता है और 99% आपका वातावरण होता है, टोटल मिलकर के आपका 100% बनता है। वंशानुक्रम और वातावरण का जो है हमारी पर्सनालिटी पर, हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 14th क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र हैं लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता। तो व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो क्षेत्र में ये सभी आ जाते हैं, उपरोक्त सभी। व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र कौन कौन है, उपरोक्त सभी। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक कौन सा है, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, अल्पग्रह कार्य। यानी कि अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे तो उसको आप कम से कम वर्क दें, कम से कम वर्क दें, ताकि बच्चा घर पे जाके रिलैक्स रहे। जो कुछ लिखाना पढ़ाना सिखाना है वो विद्यालय में ही उसको लिखाओ पढ़ाओ सिखाओ। कुंठा का कारण इसमें से नहीं है, उत्तम स्वास्थ्य है, कुंठा का कोई कारण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, जो मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ है वो कहाँ रहेगा, कल्पनाओं में, जी नहीं। अति संवेदन की दिशाओं में, जी नहीं। समाज से बाहर, वो तो वास्तविकताओं में रहेगा, रियलिटी को मानेगा, जो रियल है उसके सामने वो उसी में विश्वास करेगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है, कौन नहीं है इसमें, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अगर आप कठोर अनुशासन करेंगे बच्चे के साथ तो उसके मानसिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, परिवार में कलह होगा तो संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, उसका भी फर्क बालक पर पड़ेगा। उसके शरीर में कोई दिक्कत है तब भी उसका स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो जाहिर सी बात है बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ किसने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आरंभ करने का श्रेय C.W. बियर्स को जाता है, C.W. बियर्स को जाता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं, पहले देखिए, जो मेंटली पूरी तरीके से स्वस्थ है वो सहनशील भी होगा, उसको एक बात कह लो वो कोई बात नहीं है, सहनशील होगा। संवेगात्मक परिपक्वता भी होगी, इससे वातावरण का पूरा ज्ञान भी होगा, इसलिए हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आगे बढ़ जाते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला प्रमुख कारक है परिवार। उसके मेंटल हेल्थ पर जो प्रभाव पड़ेगा सबसे ज्यादा किसका पड़ेगा, परिवार का पड़ेगा। समायोजन का मुख्य लक्षण क्या होता है, समायोजन का मुख्य लक्षण संतुष्टि और सुख होता है। ठीक, अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप हैप्पी हैं, खुश हैं, सुखी हैं, तो आप कहीं भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, समायोजन कर लेंगे। समायोजन को इंग्लिश में एडजस्टमेंट कहते हैं, एडजस्ट करना ही समायोजन है। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए क्या होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे तो उसे ढेर सारा वेतन देंगे, उसके कार्यभार में कमी करेंगे, खाली प्रशंसा से वो खुश रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि टीचर का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे तो उसके कार्यभार में कमी करो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड ना डाला जाए टीचर पे। वेतन की तो बात ही नहीं है, चाहे कितना भी बढ़ा दो, है ना, कमी रहता है। मानसिक रोगी के लिए क्या आवश्यक है, तो मानसिक रोगी के लिए आशावादी सोच जो है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का आधार क्या है, समायोजन की योग्यता, अधिगम की योग्यता, समस्या समाधान की क्षमता, उपयुक्त सभी। बुद्धि का आधार क्या माना जाता है, बुद्धि के आधार में ये सभी आ जाते हैं। समायोजन की योग्यता भी होती है भाई, और अधिगम की, भाई बुद्धि है तभी तो हम समायोजन कर पा रहे हैं, बुद्धि है तभी तो हम लर्निंग कर पा रहे हैं, बुद्धि है हमारे पास तभी तो हम समस्याओं को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे। और क्लास केसरी बहुत मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में, PDF बनाने में, आप तक पहुंचाने में। एक लाइक एक कमेंट आपसे जरूर चाहिए अपने दोस्तों तक। अगर आप लोग कह रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ आ रहा है तो भाई अपने दोस्तों का भी भला करो, उन तक क्लास जरूर पहुंचाओ। ठीक है। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, क्या गजब क्वेश्चन है। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग गाल्टन ने किया था। किसने किया था, गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था, बुद्धि का नहीं। मानसिक आयु शब्द, मानसिक आयु शब्द, शब्द की बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले अल्फ्रेड बिने थे। कौन थे? अल्फ्रेड बिने। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो हावर्ड गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है वह प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक विलक्षण योग्यताएं होती हैं। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और आप लोग में से जिसने भी अभी तक मुझे मेरे इस नए चैनल पर फॉलो ना किया हो तो कर सकता है। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपका टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? इसमें सी, समानुभूति देना। समानुभूति देना ही संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास से। डियर फ्रेंड, इसके बाद जो क्लास आपको मिलेगी उसमें हम जो है कम से कम 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने? 200। इसलिए कहीं जाइएगा मत। इस क्लास को पढ़ने के बाद उस क्लास के लिए रेडी रहिए और जल्दी ही क्लास आप तक पहुंचेगी। चैनल पर एक्टिव रहिए और गॉड ब्लेस कि इतना जितना मैं पढ़ाऊंगा वहीं से पेपर आपको मिल जाएगा। थैंक यू। क्लास और आज का पेपर कैसा रहा सभी लोग आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।